हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर प्रीलिम्स। फाइन। ठीक है, तो आज की डेट है 3 Feb 2024। ओके, सो लेट्स डिस्कस द हिंदू। ठीक है, आज का हिंदू डिस्कस करते हैं, लेकिन आज के हिंदू में साइंस सेक्शन और कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट नहीं आया है। क्लियर है? ठीक है, तो वी विल डायरेक्टली स्विच ऑन टू एडिटोरियल डिस्कशन। ठीक है, उसके बाद जो नॉर्मल न्यूज़ है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। फाइन, लेकिन पूरा पेपर डिस्कस करूंगा हिंदू का एक एक पेज। क्लियर है? ओके, सो लेट्स गो विथ एडिटोरियल। ठीक है, तो एडिटोरियल में आज की न्यूज़ क्या है? इंडिया के जो फाइनेंशियल मार्केट्स है ना, उनको इंटरनेशनल लेवल पे ले गई है गवर्नमेंट। क्लियर है? विद द हेल्प ऑफ आरबीआई। कॉन्टेक्स्ट क्या है न्यूज़ का? सितंबर 2023 में जो अमेरिका के जेपी मॉर्गन है ना बैंक, उसने कहा है कि इंडियन लोकल करेंसी गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब ये इंडियन लोकल करेंसी गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही होती हैं ये, लेकिन ये यूएस के मार्केट में इंडियन रुपी में इश्यू की जाएंगी। मतलब लोकल करेंसी गवर्नमेंट बॉन्ड्स का मतलब ये होता है कि इफ अ अमेरिकन वांट्स टू बाई, ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, देन उसको रुपी में ही पे करना पड़ेगा। मतलब दीज आर रुपी डिनोमिनेटेड G-Secs। ठीक है, रुपी डिनोमिनेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्लियर है? लोकल करेंसी गवर्नमेंट बॉन्ड्स को उसने अपनी गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स में लिस्ट करने के लिए हाँ कर दिया है। क्लियर है? तो गवर्नमेंट जब ये बॉन्ड इंडेक्स में लिस्ट हो जाएगा ना, तो जितने भी यूएस के फॉरेनर, आई मीन यूएस के सिटीजन्स हैं, वो अपने फाइनेंशियल मार्केट में गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो हमें बाहर का कैपिटल चाहिए ना, जो बाहर का हमें पैसा चाहिए अपने डेवलपमेंट के लिए, वो डायरेक्टली बॉन्ड के थ्रू, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट तक पहुंचने लगेगा। क्लियर है? मतलब हमारी जो लोकल करेंसी में डिनोमिनेटेड गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, उनको ये बैंक अपने इंडेक्स फंड में, सॉरी, अपने इंडेक्स में लिस्ट करेगी। जैसे कि हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट में रिलायंस कंपनी लिस्टेड है, तो जिसको भी शेयर्स खरीदने होते हैं रिलायंस कंपनी के, वो शेयर्स खरीद लेता है। क्लियर है? ऐसे ही ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी लिस्ट हो जाएंगे, जिसको चाहिए वो खरीद ले। क्लियर है? ठीक है, जीपी मॉर्गन के देखते ही देखते ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विसेज जो है ना, इन्होंने भी कहा है कि हम इंडिया को फुल्ली एक्सेसिबल रूट जो बॉन्ड्स का है वो प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, और मार्केट लोकल करेंसी में इंडेक्सिंग करेंगे। मतलब फुल्ली एक्सेसिबल रूट का मतलब ये होता है कि पहले फॉरेन इन्वेस्टर कितना गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सीलिंग लगा रखी थी आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने। ठीक है, अभी वो सीलिंग हटा दी गई है। आपको जितना भी इन्वेस्ट करना है, आपको बॉन्ड्स में पूरा इन्वेस्ट करना है, आप पूरा करिए, सीलिंग कुछ भी नहीं है। इसको ही कहते हैं फुल्ली एक्सेसिबल रूट। क्लियर है? उसके बाद ये प्रोसेस जो इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाने का है ना बॉन्ड को, ये कब स्टार्ट हुआ? ये 2019 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, 2019 में क्या हुआ? 2019 में ग्लोबल जो इंडिसेस हैं, जैसे कि जेपी मॉर्गन हुआ, ब्लूमबर्ग हुआ, इन इंडिसेस पे इंडियन गवर्नमेंट ने अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट किया। ठीक है, लेकिन फुल्ली एक्सेसिबल नहीं थे वो, कुछ हद तक ही फॉरेन इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट कर सकते थे। ठीक है, क्लियर है? फिर 2020 में गवर्नमेंट के कुछ बॉन्ड्स ऐसे हुए जो ऑफिशियली एक्सेसिबल हो गए फॉरेन इन्वेस्टर के लिए। ठीक है, विदाउट एनी लिमिट्स। ठीक है, मतलब 2020 में फुल्ली एक्सेसिबल रूट इंट्रोड्यूस कर दिया गया। क्लियर है? 2019 में लिस्ट हुए, 2020 में फुल्ली एक्सेसिबल रूट इंट्रोड्यूस कर दिया गया। क्लियर है? उसके बाद 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट दी, उसमें उन्होंने बताया कि कितने डिटेल्ड एफर्ट्स हम लगा रहे हैं कि हमारा रुपी जो है ना, वो इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच सके। मतलब रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन हो सके। मतलब अभी डॉलर को यूज करते हैं ना बहुत सारी कंट्रीज अपने पेमेंट को सेटल करने के लिए, उसकी जगह पूरा तो नहीं, कुछ हद तक डॉलर भी यूज होने लगे, तो हम कहेंगे कि डॉलर इंटरनेशनल करेंसी बनने की पाथ पे चल पड़ा है। क्लियर है? मतलब रुपी इंटरनेशनल करेंसी बनने की पाथ पे चल पड़ा है। क्लियर है? ये होता है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से एफर्ट आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताए थे कि एक तो ये लोकल करेंसी, मतलब लोकल करेंसी में डिनोमिनेटेड गवर्नमेंट बॉन्ड्स को हम ग्लोबल इंडिसेस में लिस्ट कर रहे हैं। क्लियर है? फिर उसने बताया कि हम पब्लिक फाइनेंस, ठीक है, पब्लिक फाइनेंस जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को चाहिए होता है ना, वो अब हम इंटरनेशनल सोर्सेज के थ्रू एक्वायर करेंगे। मतलब ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स को लिस्ट करेंगे ग्लोबल इंडिसेस पे, उससे जो पैसा आएगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के लिए काम आएगा, जो कि इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए होता है। क्लियर है? ये बेनिफिट होगा इसको लिस्ट करने का। ठीक है, फिर उस रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि केवल फायदे नहीं है, रिस्क भी इन्वॉल्व हैं। ठीक है, फाइनेंशियल और मॉनिटरी रिस्क इन्वॉल्व है इसमें। वो फाइनेंशियल और मॉनिटरी रिस्क क्या है वो अभी देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, इस वाले कॉलम में वो दिया गया है, वी विल डिस्कस इट इलैबोरेटली। क्लियर है? फिर क्या हुआ कि आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट दी। ठीक है, क्या हम एफर्ट डालें ये बताए, क्या उसके बेनिफिट हैं ये बताए, रिस्क क्या है ये बताई। ठीक है, फिर उसके बाद काफी लोगों ने पॉइंट आउट किया, सेवरल ऑब्जर्वर्स हैव पॉइंटेड आउट दैट ओपनिंग लोकल बॉन्ड मार्केट्स, ठीक है,
गवर्नमेंट को हेल्प करेंगे कि वो अपना करंट अकाउंट डेफिसिट फाइनेंस कर सके और अपना फिस्कल डेफिसिट फाइनेंस कर सके। अब करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है ना, मेजरली मोस्टली गुड्स एंड सर्विसेज का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, उसमें हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। ठीक है, जो हमारा नेट बचता है ना, उसमें क्या होता है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है। मतलब हम एक्सपोर्ट के द्वारा, ठीक है, पैसा कम कमा रहे हैं, डॉलर कम कमा रहे हैं और इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो मतलब डॉलर ज्यादा खर्च कर देते हैं। तो जो ज्यादा खर्च हो रहा है ना, कमा कम रहे हैं, तो जो ज्यादा पार्ट खर्च होगा ना, उसको हम फाइनेंस कर पाएंगे किससे? ये जब बॉन्ड ग्लोबल इंडिसेस में लिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। और हम अपना फिस्कल डेफिसिट भी फाइनेंस कर पाएंगे। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? जब गवर्नमेंट अपने बजट में, ठीक है, जो बाहर से बोरोइंग्स उठाती है ना, उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। क्लियर है, इनको फाइनेंस कर पाएगी। ठीक है, फिर एक और बात कही गई है कि जो प्रॉब्लम है ना डेवलपिंग इकोनॉमीज में, वो ये प्रॉब्लम है जिसको ओरिजिनल सिन बोलते हैं। ठीक है, ओरिजिनल सिन बोलते हैं, प्रॉब्लम का नाम ओरिजिनल सिन है। वो ओरिजिनल सिन प्रॉब्लम क्या है कि जब ये बाहर से पैसा उठाने जाती है ना डेवलपिंग कंट्रीज, तो इनको बाहर की कंट्रीज डॉलर में, मतलब यूएसए डॉलर में देगा, ठीक है, लोन। बाकी की कंट्रीज अपने अपनी करेंसी में देती हैं, जैसे कि यूके हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब अपना यूरो में देती हैं, पाउंड स्टर्लिंग में देती हैं। तो उनसे क्या होता है, यूएस ने डॉलर में दिया लोन, अब हमें डॉलर में ही वापस करना है। क्लियर है, लेकिन डॉलर में वापस करना है तो डॉलर का जैसे ही प्राइस अप एंड डाउन हुआ रुपी के कंपैरिजन में, तो जिसने लोन लिया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस प्राइस के अप एंड डाउन को मैच करके लोन पूरा चुकाए। तो मतलब जो फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज जो है ना हमारा, जो रुपी और डॉलर का कनेक्शन है, जो रुपी और डॉलर का अप एंड डाउन होता है ना, रुपी कभी बढ़ता है, $1 इक्वल्स टू 80, $1 इक्वल्स टू 85 रुपीज, तो इसका जो अप एंड डाउन है उसकी रिस्क, ठीक है, जो लोन लेता था उसके ऊपर रहती थी। लेकिन अब जब ये लोकल करेंसी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मतलब जब बॉन्ड्स रुपी डिनोमिनेटेड होंगे, तो गवर्नमेंट पैसा, ठीक है, रुपी के तौर पे लेगी लोन में और रुपी के तौर पे ही पे करेगी। तो इससे क्या होगा कि जो डॉलर के अप एंड डाउन होने की रिस्क है ना, जिसको हम कहते हैं अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, इसकी रिस्क जो लोन ले रहा है उस पर नहीं होती, फिर जो लोन दे रहा है उस पर हो जाती है शिफ्ट। ठीक है, तो ये ओरिजिनल सिन वाली प्रॉब्लम क्या है कि पहले यूएस वगैरह डॉलर में लोन देते थे, उसकी वजह से ये अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन की रिस्क जो लोन ले रहा है उस पर रहती थी, इसी को ओरिजिनल सिन बोला है। अब ये जब इंडिसेस लिस्ट हो जाएंगी ना, एलसीजीबी, तो इससे ये रिस्क खत्म हो जाएगी और जो लोन दे रहा है उस पर शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर है, इस पैरा में यही था। क्लियर है, अब चलते हैं हम लोग कि प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, हमने लिस्ट तो कर दिया है, अब रिस्क क्या इन्वॉल्व है इसमें लिस्टिंग में। ठीक है, अगर आप अपने बॉन्ड मार्केट को इंटरनलाइज कर रहे हैं, मतलब उसको इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है, अपने बॉन्ड मार्केट को, तो आपको जो ऑटोनॉमी है ना आपके मार्केट की, फाइनेंशियल मार्केट की, आपकी आरबीआई की, वो ऑटोनॉमी खत्म होने लगती है। ऑटोनॉमी कैसे खत्म होने लगती है? मतलब बाहर की जो फाइनेंशियल मार्केट की कंडीशन है, ठीक है, बाहर के जो रिस्क हैं वो भी आपकी कंट्री पे भी इंपैक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब रिस्क क्या हो जाएगी फिर? रिस्क ये हो जाएगी कि जो लोकल करेंसी बॉन्ड है ना, जो आपने लिस्ट कर रखा है बाहर की ग्लोबल इंडिसेस में, उसकी वजह से आपकी वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, वॉलेटाइल हो जाएगा। मतलब कैसे? जैसे ही एक्सचेंज रेट है डॉलर टू रुपी और रुपी टू डॉलर, ये रिस्क इन्वेस्टर के द्वारा उठाई जा रही है। ठीक है, तो जैसे ही ये एक्सचेंज रेट में वेरिएशन आएगी ओवर टाइम, ठीक है, वैसे ही ये फॉरेनर्स जो है ना, जो इन्वेस्टर हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं बॉन्ड में, ये या तो स्टॉप कर देंगे या एग्जिट करने लगेंगे अगर उनके फायदे में नहीं होगा। ठीक है, एक ये रिस्क है। क्लियर है, ऐसा मलेशिया में हो चुका है। मलेशिया का भी सीन यही था कि उसने अपने बॉन्ड को लिस्ट कर रखा था ग्लोबल इंडिसेस पे, तो 2014-15 में रैपिड एग्जिट हुआ। मतलब जो इन्वेस्टर थे उन्होंने अपना पैसा खींचना स्टार्ट किया, मतलब दे स्टार्टेड टू एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। इससे क्या हुआ? लोकल करेंसी एसेट्स, ठीक है, जो कि मलेशिया के थे, इंक्लूडिंग उनके बॉन्ड्स, इंक्लूडिंग उनका लार्ज रिजर्व, ये सब लॉस में चला गया। ठीक है, और शार्प डिक्लाइन हो गई उनकी रुपी रिंगिट में। रिंगिट इज अ रुपी करेंसी ऑफ मलेशिया, दिस इज रिंगिट करेंसी ऑफ मलेशिया। ठीक है, ऑफिशियल करेंसी ऑफ मलेशिया। क्लियर है? ठीक है, मतलब डिक्लाइन इन रिंगिट का मतलब क्या हुआ? डिक्लाइन इन रुपी का मतलब क्या होता है? $1 इक्वल्स टू 80 रुपी है, अगर वही $1 इक्वल्स टू 85 रुपी पहुंच जाए ना, तो हम कहते हैं रुपी हैज रिड्यूस्ड, मतलब इट्स वैल्यू हैज रिड्यूस्ड। तो बेसिकली यहां पे भी ऐसे ही होगा, रिंगिट भी $1 इक्वल्स टू 100 पहुंच गया होगा, जो भी होगा नंबर। ठीक है, इसकी वजह से इसकी वैल्यू रिड्यूस होगी। क्लियर है आपको रिस्क क्या इन्वॉल्व है? मलेशिया का केस आपको क्लियर हो गया। ठीक है, मलेशिया का केस आपको क्लियर है, रिस्क क्या इन्वॉल्व थी, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? नेक्स्ट जो इसमें रिस्क दी गई है ना, इस वाले पैरा में और इस वाले पैरा में, ठीक है, वो रिस्क मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा देता हूं। वो रिस्क क्या है, यहां पे देखिए आप, अभी क्या हो रहा है कि आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। क्लियर है, कैसे कंट्रोल करता है? मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। ठीक है, अब जब आपके बॉन्ड्स बाहर की इंडिसेस में लिस्ट हो जाएंगे ना, और आप पैसा रुपी में उठा रहे हो लोन का, तो ये जो मनी सप्लाई है ना, इसमें आरबीआई को एक कंपोनेंट और कंसीडर करना पड़ेगा। वो क्या है?
कि इन जो बॉन्ड्स के द्वारा जो इन्वेस्टर्स बाहर के पैसा भेज रहे हैं इंडिया में, ये भी तो एक तरीके से मनी सप्लाई बढ़ाएगा ना कंट्री में। मतलब जो अमेरिकन हैं जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाई करेंगे, ठीक है, और रुपी भेजेंगे कंट्री में, इंडिया में, तो ये भी तो मनी सप्लाई बढ़ाएगा कंट्री की, ठीक है। तो ये वाली भी मनी सप्लाई अब आरबीआई को कंसीडर करनी पड़ेगी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, ठीक है। और ये मनी सप्लाई को आप कम ज्यादा भी नहीं कर सकते, ये इन्वेस्टर के हाथ में मनी सप्लाई को कम ज्यादा करना, ठीक है। मतलब इन्वेस्टर जब पैसा निकाल लेगा तो ये वाली मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और जब इन्वेस्टर ज्यादा इन्वेस्ट करने लगेगा तो ये वाली मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो ये वाली मनी सप्लाई को आरबीआई कंट्रोल तो डायरेक्टली नहीं कर सकता है, बट दे हैव टू मॉनिटर इट, बिकॉज दिस मनी सप्लाई ऑल्सो हैव इंपैक्ट ऑन अवर कंट्री। महंगाई पे इंपैक्ट होगा, काफी चीजों में इंपैक्ट होगा। आपको क्लियर हो गया? ये एक रिस्क और क्या इन्वॉल्व है, क्लियर हो गया आपको? ठीक है, मनी सप्लाई की रिस्क है वो, ठीक है। अब बाहर से जब पैसा आएगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगी घटेगी, जो कि इन्वेस्टर्स के हाथ में है। क्लियर है? फिर राइटर ने मलेशिया और टर्की का केस बताया है, उनका एक्सपीरियंस बताया है। उन्होंने भी अपनी बॉन्ड को लिस्ट कर रखा था ग्लोबल इंडिसेस में, और उनके साथ क्या हुआ वो मेंशन किया है इस वाले आर्टिकल में। तो क्या हुआ था मलेशिया के, ठीक है, मलेशिया का केस आपको क्लियर है, यहां पे बता दिया था मैंने मलेशिया के साथ क्या हुआ था, फाइन। अब टर्की में क्या हुआ, टर्की की जो लीरा करेंसी है ना, उसमें क्या हुआ, इसमें स्पेकुलेशन बहुत बढ़ गया, ठीक है। टर्किश करेंसी का स्पेकुलेशन बढ़ गया। स्पेकुलेशन का मतलब ये होता है कि $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज, ठीक है, ठीक है। अब आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, आपने बोला कि ये 2 दिन के अंदर $1 इक्वल्स टू 85 रुपीज हो जाएगा। क्लियर है? तो आपने क्या किया, आपने मार्केट से डॉलर बहुत सारे खरीद लिए, क्योंकि आपको 80 रुपए के $1 मिल रहा था, तो आपने $100 खरीद लिया। कितने रुपए देके? 8,000 देके। आपने सोचा 2 दिन बाद 85 हो जाएगा, तो मैं ये $100 बेच दूंगा और 85,000 रुपए ले लूंगा और 5,000 का मेरे को फायदा हो जाएगा। तो यही स्पेकुलेशन है, ठीक है। ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट कम ज्यादा होता है ना, बहुत ही कम टाइम के अंदर, मतलब 1-2 दिन में $1 इक्वल्स टू 80, 82, 81, 82, 83 ऐसा हो रहा है ना, 1-2 दिन के अंदर ही इतना अप डाउन हो रहा है। इस पे स्पेकुलेशन होने लगता है, मतलब लोग पैसे लगाने लगते हैं और कहते हैं कि 2-3 दिन में ये इतना बढ़ जाएगा और मैं इतना फायदा ले लूंगा, ठीक है। तो ये स्पेकुलेशन इज नॉट गुड फॉर कंट्री, क्योंकि बहुत ही कम टाइम के लिए पैसा आएगा शेयर मार्केट में, ठीक है, और बहुत जल्दी प्रॉफिट कमा के चला जाएगा, विच इज नॉट गुड फॉर कंट्रीज इकोनॉमी, ठीक है। पैसा मतलब रुकना चाहिए, ठीक है। तो ये स्पेकुलेशन बढ़ गया था, क्लियर है, टर्किश में, ठीक है, उनको ये प्रॉब्लम हुई। तो बेसिकली आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में फिर फाइनली कहा था कि जो इंटरनेशनलाइजेशन ना बॉन्ड मार्केट का और करेंसी का हमारी डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया जैसे के लिए, उसमें क्या है कि ओरिजिनल सिन वाली प्रॉब्लम तो कवर हो जाती है, ठीक है, लेकिन हमारी जो कंट्री है और जो हमारी इकोनॉमी है वो एक्सटर्नल शॉक्स के लिए वल्नरेबल हो जाती है। मतलब देयर आर मोर चांसेस कि हम एक्सटर्नल शॉक से अब इंपैक्टेड होंगे। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। आर्टिकल क्लियर है आपको? ठीक है, लेट्स गो टू नेक्स्ट आर्टिकल, ठीक है। राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट, ये नेक्स्ट आर्टिकल है। ये किस बारे में आर्टिकल है मैं आपको समझाता हूं, क्लियरली बताता हूं, जस्ट वेट, ठीक है। तो बेसिकली दिस आर्टिकल, ठीक है, जस्ट वेट, ठीक है, ये आर्टिकल बताता है, इस आर्टिकल में कॉन्टेक्स्ट दिया है कि इंडियन इकोनॉमी जो है ना वो 7% से ग्रो कर रही है और वर्ल्ड इकोनॉमी 2.5% से ग्रो कर रही है। मतलब हम वर्ल्ड की कंपैरिजन में काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। क्लियर है? और वर्ल्ड लेवल पे आप देख सकते हैं कि इंडियन जो स्पेस प्रोग्राम है, ठीक है, उसको एडमायर कर रहा है वर्ल्ड, ठीक है। कंट्री के पास बैलेंस है, ठीक है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का, ठीक है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर हमें चाहिए, ठीक है, वी नीड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। अब ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर क्या होती है मैं समझा देता हूँ आपको। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर होती है कि वो हेल्थ फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करवाना जिससे इंश्योर हो सके कि आप बीमार ही ना पड़ो। अभी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं ये क्या प्रोवाइड करवाते हैं कि आप बीमार हो जाओ पहले, ठीक है, आपको बुखार आ जाए, जब सब कुछ हो जाए ना उसके बाद आप हमारे पास आओ, हम आपको मेडिसिन प्रोवाइड करवाएंगे, बोतल चढ़ाएंगे, ठीक है, सब कुछ करेंगे ताकि आपका यू गेट ट्रीटेड, ठीक है। दिस इज अप्रोच ऑफ नॉट प्रिवेंटिव हेल्थ बल्कि क्योरिंग हेल्थ, ठीक है, क्योर ओरिएंटेड हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है। प्रिवेंटिव हेल्थ फैसिलिटीज क्या होती हैं कि आप ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करो कि बंदा बीमार ही ना पड़े। फॉर एग्जांपल आप सैनिटेशन अच्छा रखो, ठीक है, आप साफ सफाई रखो, ठीक है, क्लियर है, आप टाइम पे वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम्स हैं वो चलवाओ, आप टाइम पे न्यूट्रिशन फूड जो है ना उसका सर्वे करवाते रहो कि पीपल्स में कोई न्यूट्रिशन की कमी तो नहीं हो रही है। क्लियर? तो ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेजर्स हैं जो इंडिया में जरूरत है। आज इंडिया की मेजर जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो क्योर बेसिस पे चलती हैं, ठीक है। पहले आप बीमार पड़ो, उसके बाद जो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी वो सारे इंडियन हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो मेजर चीज बजट में आई है वो ये आई है कि सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन लगाई जाएंगी। ये एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेजर है। क्लियर है? ठीक है। फिर उसके बाद कहा कि लास्ट 40 डेकेड्स में इंडियन की जो हेल्थ कंडीशन है वो इंप्रूव हुई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में गिरावट आई है। क्लियर है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है 53 ईयर से लेकर 70 ईयर तक, ठीक है, पिछले 40 साल में। क्लियर है?
फिर फाउंडिंग इनोवेशन के लिए आपको पता है ना, बजट में मैंने आपको बताया था कि 1 लाख करोड़ का 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा प्राइवेट प्लेयर को कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करो। क्लियर है। फिर एक तरीके का टूरिज्म और देखने को मिल रहा है, वो क्या है, हेल्थ केयर टूरिज्म। ठीक है, हेल्थ केयर टूरिज्म मतलब अफ्रीकन कंट्रीज से काफी सारे नागरिक आ रहे हैं, ठीक है, अपना हेल्थ ट्रीटमेंट करवाने इंडिया की फैसिलिटीज में, इंडिया की हॉस्पिटल्स में। क्लियर है, ये भी टूरिज्म बढ़ रहा है। बस इतना ही था इस आर्टिकल में। आई होप दिस आर्टिकल इज डन फाइन। तो ये आज का एडिटोरियल था। ठीक है, पॉपुलेशन प्रायोरिटीज इसमें कोई मतलब नहीं है, इसमें बस इतना बताया कि सर्वे हो नहीं रहा है और सेंसस सर्वे मतलब सेंसस का सर्वे नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। एडिटोरियल आपको समझ आया, फाइन, क्लियर है। अच्छा, ये जो 2 स्टेट्स वाला सॉल्यूशन है ना, इसको देख लेते हैं। आपको पता है ना, इजराइल और हमास के बीच में वॉर चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, बेसिकली तो इजराइल ये हमास का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इजराइल और हमास के केस में जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने यहां पे देखिए आप, ब्रिटिशर्स ने 1915 1916 के दरमियान जियोनिस्ट मूवमेंट चलवाया था। जियोनिस्ट मतलब जिसमें क्लेम किया जाता है कि जो ज्यूस है ना, ज्यूस कम्युनिटी, इसको राइट है अपनी खुद की लैंड पे सेटल होने का, और वो लैंड कौन सी है, पैलेस्टीन। यहां पे देखिए आप, 1970 में वर्ल्ड वार के दरमियान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेल्फोर डिक्लेरेशन से सपोर्ट किया था कि ज्यूस पीपल के लिए होमलैंड क्रिएट की जाए जो कि पैलेस्टाइन है। ठीक है, मतलब बेल्फोर डिक्लेरेशन में पैलेस्टाइन को ज्यूस की होमलैंड डिक्लेयर कर दिया था किसने, ब्रिटिश ने, 1917 में। ठीक है, क्लियर है। फिर इस डिक्लेरेशन के बाद जियोनिस्ट मूवमेंट चल पड़ा, मतलब बहुत जगह से ज्यूस जो है ना, वो माइग्रेंट्स आने लगे। कहां से, यूरोप से आने लगे। ठीक है, ये सारे ज्यूस जो है ना, वो आके सेटल होने लगे कहां पे, पैलेस्टीन, आज के पैलेस्टाइन में। क्लियर है। और ये 1940 तक एक अपने आप में इजराइल बन गया, मतलब इजराइल स्टेट का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर, आपको इजराइल स्टेट कैसे बना, स्टोरी क्लियर है, फाइन। तो दिस इज टुडेज एडिटोरियल विच आई हैव कवर्ड टुडे। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट नहीं आया था, फाइन, और ना ही हिंदू का साइंस सेक्शन आया था। ठीक है, तो हम चलते हैं फ्रंट पेज पे, वी विल डिस्कस द हिंदू फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, टोटली क्लियर है, ओके। तो ये आज का हिंदू का पेपर है, ठीक है, पेज है, फाइन। तो लेट्स सी व्हाट्स द न्यूज। ये सारा ऐड है, क्लियर है। ये है जो पहली न्यूज है, वो ये है कि चंपाई सोरेन झारखंड के नए सीएम के तौर पे नियुक्त हुए। वी डजंट नीड इट, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्लियर है, फाइन, ठीक है, नॉट नीडेड फॉर अस, फाइन। अब हाई कोर्ट ने, यूपी के इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने जो मस्जिद की कमेटी है ना, ज्ञानवापी मस्जिद की, हालांकि ज्ञानवापी आई हैव डिस्कस्ड वेरी इलेबरेटली हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, पूरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट उसका 1100 से मैंने डिस्कस किया है, वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, ज्ञानवापी मॉस्क डाल देना, ठीक है, क्लियर है, फाइन। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद की जो कमेटी है उसने अप्रोच किया था हाई कोर्ट को कि आप इस पर रोक लगा दीजिए, जो ये पूजा अलाउ कर दी थी ना वाराणसी कोर्ट ने, कि मस्जिद के बेसमेंट में हिंदू पूजा कर सकते हैं जाके, उसको आप रोक लगा दीजिए, जिसको खारिज कर दिया इलाहाबाद कोर्ट ने। क्लियर है, फाइन। और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रंट पेज पे आज। एक्टर विजय ने अपनी नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है तमिलनाडु में, फाइन, पॉलिटिकल पार्टी, कोई जरूरत नहीं है हमें। जेएनयू स्टूडेंट्स नॉट नीडेड फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, फाइन। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, दिस इज ऑल एड, दिस इज ऑल एड स्टेट, दिस इज पॉलिटिक्स, ठीक है, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस विच इज नॉट नीडेड, फाइन, दिस इज ऑल्सो नॉट नीडेड, ठीक है, दिस होल पेज इज नॉट नीडेड, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिटिक्स, राम टेम्पल, पॉलिटिक्स, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, दिस इज ऑल्सो पॉलिटिक्स, फाइन। बेसिकली टुडे देर इज वेरी लेस न्यूज विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो बहुत ही कम थी आज के न्यूज पेपर में, फाइन। दिस एडिटोरियल वी हैव डिस्कस्ड, फाइन। ग्राउंड जीरो, हाँ, ये ग्राउंड जीरो में हालांकि इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट मैं आपको बता देता हूँ इस ग्राउंड में जीरो में क्या मैंशनड है। इसमें इंडो म्यांमार बॉर्डर के बारे में मैंशनड है, ठीक है, इंडो म्यांमार बॉर्डर, ठीक है, देखते हैं कहाँ पे ये इंडो म्यांमार बॉर्डर, दिस इज अबाउट इंडो म्यांमार बॉर्डर, क्लियर है, दिस इज इंडो म्यांमार बॉर्डर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है ना, वो लैंड बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार से। कौन कौन से स्टेट्स, अरुणाचल, याद रख लेना आप ये, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस मणिपुर जो केस हुआ था ना, मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द रेफ्यूजीज कमिंग फ्रॉम म्यांमार, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश शेयर बॉर्डर, नागालैंड शेयर्स बॉर्डर, मणिपुर मिजोरम शेयर्स बॉर्डर, फाइन। देन म्यांमार ऑल्सो हैज अ बॉर्डर विद बांग्लादेश, क्लियर है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश शेयर्स बॉर्डर विद म्यांमार, ठीक है। तो ये जो म्यांमार में बॉर्डर शेयरिंग हो रही थी ना, इसकी वजह से क्या हुआ कि मिजोरम में जो है ना, वो रेफ्यूजीज आने लगे। म्यांमार में मिलिट्री रूल चल रहा है, आपको पता है ना, उसकी वजह से मिजोरम में रेफ्यूजीज म्यांमार से आने लगे थे, मिजोरम में भी, ठीक है, मणिपुर में भी, ठीक है, दे स्टार्टेड टू कमिंग इन नागालैंड टू, ठीक है। इसकी वजह से गवर्नमेंट जो है ना, इंडियन गवर्नमेंट, उसने क्या किया है, उसने कहा है कि इस 1643 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर को हम फेंस करेंगे, ठीक है। और ये जो फ्री मूवमेंट रेजिम है ना, जो इंडिया और म्यांमार के बीच में, फ्री मूवमेंट रेजिम मतलब आप बिना वीजा के एक दूसरे के बॉर्डर में आ जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, म्यांमार वाले इंडिया के बॉर्डर में आ जा सकते हैं और इंडियंस म्यांमार के बॉर्डर में आ जा सकते हैं, इसको कहते हैं फ्री मूवमेंट रेजिम विदाउट एनी वीजा। ये देखिए, ये बॉर्डर का बोर्ड है, यहाँ पे देखिए लाइन, एक ब्रिज बनी हुई है, यहाँ से म्यांमारीज आते हैं, यहाँ से इंडियंस जाते आते रहते हैं, ठीक है, दे
फ्रिक्वेंटली क्रॉस द बॉर्डर्स। क्लियर है? तो इसको बंद करने की सोच रहा है, उस पर क्या बॉर्डर पे इंपैक्ट पड़ेगा ये मेंशन इस आर्टिकल में। ठीक है, क्लियर है? लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। 2 IAS ऑफिसर्स पे रेड पड़ी हुई है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। दिस इज फ्रॉम पेज 1। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइन। या दिस न्यूज इज अ बिट इंपॉर्टेंट फॉर अस। आपको पता है जो अरिहा, ठीक है, अरिहा नाम की जो लड़की है वो 3 साल की हो गई है। ये पूरा अहिरा वाला केस क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, हु इज दिस अरिहा शाह? ठीक है, इंडियन बेबी टेकन फ्रॉम हर पेरेंट्स बाय जर्मन फॉस्टर केयर। ठीक है, अहिरा शाह वॉज बॉर्न इन जर्मनीज कैपिटल बर्लिन इन 2021। ठीक है, अहिराज के पापा का थे भावेश शाह, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है गुजरात के, ठीक है, जो कि बर्लिन में सेटल्ड हो गए थे 2018 में। क्लियर है? तो जब अरिहा क्या हुआ अरिहा के साथ, अरिहा दिस गर्ल अरिहा, ठीक है, हैज बीन टेकन बाय जर्मन अथॉरिटीज। उनके माँ बाप से इस लड़की को छीन लिया जर्मन अथॉरिटीज ने। क्या रीजन दिया था जर्मन अथॉरिटीज ने? कि जब अरिहा को थोड़ी सी इंजरी हुई तो उनके माँ बाप उनको जर्मनी में हॉस्पिटल में ले गए। क्लियर है? वहां पे हॉस्पिटल वालों ने जर्मन अथॉरिटीज को कॉल कर दिया इस लड़की की इंजरीज देख के कि इस लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। ठीक है, फिर जर्मन अथॉरिटीज ने अरिहा को माँ बाप से छीन के फॉस्टर केयर में रख दिया और उनके माँ बाप को, ठीक है, कुछ ही कुछ टाइम के लिए मिलने के लिए दिया जाता है उनकी बेटी से। ठीक है, उनकी कस्टडी माँ बाप को नहीं देगी, बेटी की उनकी। ठीक है, जर्मन अथॉरिटीज के पास वो कस्टडी है। ठीक है, जर्मन अथॉरिटीज ने क्या रीजन दिया कि ये चाइल्ड का सेक्सुअल अब्यूज किया गया था, उसके पेरेंट्स ने किया था उसके साथ, तो इसलिए हमने उसको ले रखा। आपको रीजन समझ में आ गया कि जर्मन अथॉरिटीज ने क्यों लिया? क्लियर है? और इस पर लीगल बैटल चल रहा है, जो उनके माँ बाप ने फाइन किया, लड़ रहे हैं। और जो दारा शाह है उनकी मम्मी अरिहा की, उन्होंने अपील किया पीएम मोदी से कि हमें इसमें हेल्प करिए। ठीक है, हमें अपनी बेटी वापस लाइए जर्मन अथॉरिटीज से, क्योंकि जर्मन अथॉरिटीज जो है ना उस बच्ची को पूरा जर्मन तौर तरीके से बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, दे आर नॉट टीचिंग एनी ऑफ द कल्चरल एथिक्स एंड वैल्यूज ऑफ इंडिया। फाइन, बस इतना ही था। आपको रीजन समझ में आ गया ना कि जर्मन फॉस्टर केयर जो अथॉरिटीज है उसने बच्चे की कस्टडी माँ बाप से छीन के, ठीक है, अपने पास क्यों रख ली। फाइन, ठीक है। फिर ये लोकसभा में एनगेशन हुआ है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, ये वाला भी पेज इंपॉर्टेंट नहीं है आज की न्यूज़ में। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सेंटर ने जो अनाउंस किया ना अपने बजट में कि 1 करोड़ घर के ऊपर हम रूफ टॉप सोलर पैनल्स लगवाएंगे। तो इस रूफ टॉप सोलर स्कीम जो है ना उसका इंप्लीमेंटेशन करेंगी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, PSUs करेंगी। ठीक है, तो ये कौन सी स्कीम के अंडर है? मतलब इसका हिंदी नेम जो मोस्ट पॉपुलर नेम रहते हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रखते हैं या नहीं रखते मुझे नहीं पता, बट वेरी फैंसी नेम्स। तो इस स्कीम का नाम क्या है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। फाइन, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जिसमें 300 यूनिट, ठीक है, जो हाउस होल्ड कंज्यूम करते हैं, ध्यान से सुनना, जो हाउस होल्ड 300 यूनिट से कम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उनके यहाँ गवर्नमेंट फ्री सोलर पैनल्स लगाएगी उनके छत के ऊपर। ठीक है, और ये काम कौन करेगा? ये काम करेंगी PSUs लाइक NTPC। ये PSUs चेक करेंगी, लिस्ट बनाएंगी पहले कि कौन से हाउस जो हैं जिनका 300 यूनिट से कम बिल आता है। ठीक है, फिर उनके यहाँ ये लगवाया जाएगा। क्लियर है? बस इतना ही था इस आर्टिकल में। फाइन, फिर ठीक है, फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि इस स्कीम की वजह से बैटरी जो है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करना पड़ता है ना, उसकी भी डिमांड बढ़ेगी और वो इंडस्ट्री, बैटरी इंडस्ट्री भी बढ़ेगी। ठीक है, क्लियर है? फिर लॉ पैनल ने क्रिमिनल डिफेंस डिफेमेशन प्रोविजन को रिटेन करने के लिए सजेस्ट किया है। किसमें? क्रिमिनल लॉज में। इंडिया के जो क्रिमिनल लॉज हैं वो आपको पता है कि अमेंडमेंट के थ्रू चेंज किए जा रहे हैं ना, जो IPC है, CRPC है, उनको चेंज किया जा रहा है। फाइन, उसमें लॉ कमीशन ने कहा कि इसको आप डिफेमेशन वाले केस को रिटेन रखो, क्योंकि ये जो डिफेमेशन है ना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के से ड्राइव्ड है, मतलब वहाँ से ये अपनी लेजिटिमेसी लेता है। क्लियर है? दिस आर्टिकल इज क्लियर। फिर चावल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि जितने भी मिल ओनर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको सबको अपने स्टॉक डिक्लेयर करने होंगे। मतलब उन्होंने कितने स्टॉक रखे हुए हैं वो उनको सेंट्रल पोर्टल पे डालने होंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिटेल सेल स्टार्ट कर दिया अपने FCI वाले, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ना, इसका जो गोडाउन है ना, इसका जो बफर स्टॉक है, वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिटेल सेल स्टार्ट कर दिया चावलों की, जिसको भारत राइस कहते हैं। ठीक है, भारत राइस के तौर पे स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 29 रुपये किलोग्राम में दे रही है गवर्नमेंट, ताकि प्राइसेस नीचे जा सकें, ठीक है, कंज्यूमर के लिए मार्केट में। फिर नेवी ने, इंडियन नेवी ने फिर से बचाया है पायरेसी से, किसको? ईरानियंस को और पाकिस्तानियंस को। ठीक है, बस इतना ही था इस न्यूज़ में। फाइन, तो दिस इज ऑल्सो कवर्ड। अच्छा, वर्ल्ड में क्या आज न्यूज़ आई है? वर्ल्ड में न्यूज़ आई है कि जो हमास का और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, उसमें अपना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल से कहा था कि आप कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स लीजिए जिससे ये प्रूफ हो कि आप जीनोसाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे इजराइल और हमास इनिशियली 6 वीक के लिए फाइट को रोकने के लिए तैयार हो गए हैं, ताकि गाजा जो है ना वहाँ पे
जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे खाना हो गया, मेडिसिन हो गया, पानी हो गया, वो सब पहुंचाया जा सके। क्लियर है? बस इतना ही था इस आर्टिकल में। फाइन, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अवर पर्सपेक्टिव। ठीक है, क्लियर है? फाइन, यहां पे देख सकते हैं कि इंडिया रिप्लेस कर लेगी अपने मिलिट्री पर्सनल्स को 10 मई तक मालदीव से। ठीक है, आपको पता है मालदीव ने कहा था कि इंडिया अपने मिलिट्री रिप्लेस करे हमारी टेरिटरी से। तो इंडिया ने कहा कि वी विल रिप्लेस अवर मिलिट्री फ्रॉम योर टेरिटरीज, बट ठीक है, बट जो हमने स्टेटमेंट जारी किया ना कि हम रिप्लेस कर लेंगे मिलिट्री को, लेकिन हम उसकी जगह मिलिट्री की जगह कौन से पर्सनल भेजेंगे मालदीव्स में डिप्लॉय करेंगे, वो अभी तक क्लियर नहीं आई। क्या वो सिविलियंस होंगे या अदर बैच ऑफ आर्म पर्सनल होंगे? अदर बैच मतलब या वो सीआरपीएफ होगी या सीआईएसएफ होगी या बीएसएफ होगी, कौन से पर्सनल्स होंगे वो हमने अभी तक नोटिफाई नहीं किया है। बस इतना बोला है कि हम अपनी मिलिट्री को रिप्लेस कर देंगे किसी और फोर्स से। ठीक है, वी विल नॉट कीप मिलिट्री ओवर देयर। फाइन, तो दिस इज अबाउट वर्ल्ड, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बिजनेस में क्या है कि आपको पता है कि पेमेंट बैंक जो है ना, पेटीएम पेमेंट बैंक, उसके ऑपरेशंस को पूरा रद्द कर दिया है आरबीआई ने। फाइन, मतलब 29 फैब से अब पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवा पाएगी क्योंकि वो कंप्लाई नहीं कर रही थी आरबीआई की रेगुलेशन से। कौन सी रेगुलेशंस? केवाईसी वाली रेगुलेशंस। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स थे जिनकी केवाईसी डिटेल्स मिसिंग थी। ठीक है, अब ये मत कहना कि ये पेटीएम क्या बंद हो रहा है। पेटीएम बंद नहीं हो रहा है। जैसे एयरटेल पेमेंट्स है ना, फिर एक एयरटेल पेमेंट बैंक है, तो ऐसे ही एक पेटीएम ऐप है जिसके थ्रू आप यूपीआई से अपने ट्रांजैक्शन करते हैं, ये तो चालू रहेगा। लेकिन जो पेटीएम की पेमेंट बैंक है, पेमेंट बैंक बेसिकली पेमेंट बैंक के प्रोविजंस पढ़ना जाके आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स। ठीक है, पेमेंट बैंक है जो पेटीएम की, वो उसके जो फंक्शंस हैं उनको खत्म किया आरबीआई ने। ठीक है, उनको रद्द किया है। क्लियर है? फिर इंडिगो एयरक्राफ्ट नॉट इंपॉर्टेंट। फाइन, दिस इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बेसिकली आज के न्यूज़पेपर में बहुत कम इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। दिस इज वीकेंड स्पोर्ट, कोई ज़रूरत नहीं डिस्कस करने की। फाइन, दिस इज ऑल्सो वीकेंड स्पोर्ट। फाइन, दिस इज ऑल्सो स्पोर्ट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो स्पोर्ट एंड दिस इज डन 22 फाइन। तो आज का हिंदू हमने डिस्कस कर लिया। बहुत ही कम इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, एडिटोरियल थे एक दो। ठीक है, और स्कीम थी सोलर रूफटॉप वाली स्कीम। ठीक है, अरिहा शाह का केस था, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। फिर ठीक है, मिजोरम ग्राउंड जीरो में जो फ्री मूवमेंट रेजीम जो है ना इंडिया म्यांमार की, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखना। ठीक है, विजुअल्स के साथ है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करती है, पूरा बताया मैंने फ्री मूवमेंट रेजीम क्या है। ठीक है, क्या मेजर्स लेने चाहिए, ठीक है, सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, विजुअल्स के साथ है, देख लेना आप। ठीक है, तो यस, वी आर डन विद द हिंदू। टुडेज द हिंदू 3 Feb 2024। फाइन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।